ओके फ्रेंड, आज हम समझने वाले हैं कि कंट्रोल ऑफ फ्लो जो होता है हमारे पास एसक्यूएल के अंदर वो वर्क कैसे करता है और इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो कंट्रोल ऑफ फ्लो के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट आती है वो होती है बिगिन एंड एंड। तो बिगिन एंड एंड का मतलब क्या है? देखिए, जब भी आप कोई लैंग्वेज लिखते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि कुछ जब स्टेटमेंट आप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए एक इनिशियल स्टेज पे हम कुछ सिंबल लगाते हैं और फिर जब हम उसे स्टेटमेंट को बंद करते हैं तो फिर हम उसकी जगह पर एक सिंबल यूज़ करते हैं। नॉर्मली अगर मैं शीशाप यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पर अगर मान लें कोई कंडीशन या कोई फंक्शन में बनाता हूँ तो उसके अंदर क्या करते हैं, इनिशियल में ये सिंबल यूज़ कर लूँगा करली ब्रेसेस और बाद में इस करली ब्रेसेस से उस स्टेटमेंट को बंद कर दूंगा। तो जब आप एसक्यूएल के अंदर बात करते हो तो एसक्यूएल के अंदर भी होता क्या है कि आप स्टेटमेंट को जो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उस स्टेटमेंट को हमें क्या करना पड़ता है, एक फाइनाइट स्टेटमेंट के अंदर रखना पड़ता है। तो उसके लिए ही हम यहाँ पर करली ब्रेसेस यूज ना करके बिगिन एंड एंड स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूं कि हम इसमें कैसे यूज करते हैं। कि सपोज करें मेरे पास इफ कंडीशन है, सपोज करें मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूं, डिक्लेयर एट द रेट न्यू वेयर इन टाइप का मैंने डिफाइन कर दिया और मैं क्या करता हूं, सेट एट द रेट न्यू वेयर इक्वल टू 10। अब मुझे क्या करना है कि इस स्टेटमेंट को चेक करना है। इफ एट द रेट न्यू वेयर वेरिएबल इज ग्रेटर देन 10, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर बिगिन करना है स्टेटमेंट के लिए कि आप जब इफ का कंडीशन को रन करना चाहते हैं तो इफ के अंदर आप जो भी लिखना चाहते हैं उसके लिए बिगिन एंड एंड लगा दीजिए। तो यहाँ पर हमने कहा कि आप प्रिंट कीजिए नंबर इज ग्रेटर देन 10। तो सपोज करें इफ कंडीशन में हमने कहा कि भाई अगर चेक करिए कि अगर आपके पास जो वेरिएबल है वो ग्रेटर देन 10 है तो आप लिख दीजिए नंबर जो है वो ग्रेटर देन 10 है। अगर सपोज करें कि नंबर जो है वो ग्रेटर देन नहीं है तो यहाँ पर मैं एक एल्स स्टेटमेंट लगा लेता हूँ। तो एल्स स्टेटमेंट के अंदर भी आप इसे बिगिन एंड एंड लगाएंगे, यानी जब आपको एल्स स्टेटमेंट का जो कंडीशन है जहाँ से आपने स्टार्ट करना है वो बिगिन के अंदर रखें और फिर जब आप उसे बंद करना चाहते हैं तो एंड लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा स्टेटमेंट लिख दिया है, प्रिंट नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 10। तो जब हम इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो क्या होगा कि अगर मान लें अब मैंने इफ स्टेटमेंट लिखा था तो इफ के अंदर मान लें कि मेरे पास एक से ज़्यादा कंडीशन लिखनी होती तो इसीलिए मैंने क्या किया, बिगिन एंड एंड लगा दिया। ऐसे ही अगर मैं एल्स स्टेटमेंट लिखता हूँ और वहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखनी है तो वहाँ पर आपको बिगिन एंड एंड लगा देना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्टेटमेंट को लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास प्रॉपर तरीके से उसको लिखना, प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हमें यहाँ पर इंडेंटेशन यूज़ करनी चाहिए ताकि हमें पता रहे कि ये किसके अंदर है। तो इस तरीके से आप इंडेंटेशन भी यूज़ कर सकते हो और बेहतर यही रहता है कि आप इंडेंटेशन को यूज़ कर लिया करें। ये स्टेटमेंट जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर ये आपके पास इंडेंटेशन का साइन है, यहाँ जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो अपने आप ही चीज़ों को अरेंज कर देता है। अब मेरे पास जो डाटाबेस है, डाटाबेस टेस्ट डाटाबेस हमने बनाया हुआ था। आप पूरा जो पीछे की वीडियो है उसके अंदर ज़रूर जाइएगा, वहाँ पर मैंने एसक्यूएल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। तो
आप स्टार्टिंग से अगर उन्हें देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लेके आते रहें। और मैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल वीडियो बनाता हूं, तो वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। यहाँ पर देखिए कि अब हम स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं कि जब हमने कहा कि यहाँ पर बिगिन एंड एंड के बारे में हमने कहा, तो बिगिन एंड एंड जो होता है, जैसे आप स्टेटमेंट का ओपन करते हो बिगिन, और जब आप उसे ख़त्म करना चाहें तो एंड लगा दीजिए। तो अब आप इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको क्या कह रहा है, नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने हमें बता दिया कि एल्स पार्ट के अंदर कि नंबर जो है कि 10 से ग्रेटर नहीं है। तो इस तरीके से आप बिगिन एंड एंड का यूज़ कर सकते हो। बिगिन एंड एंड का यूज़ आप जब फंक्शन बना रहे हैं उस टाइम पर आप कर सकते हैं, उसके बाद प्रोसीजर बना रहे हैं उस टाइम पर आप कर सकते हो। तो अलग अलग केसेस के अंदर आप बिगिन एंड एंड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा स्टेटमेंट आपके पास आता है इफ़ एल्स का। तो इफ़ एल्स का स्टेटमेंट जो है वो मैं यहीं पर आपको समझा चुका हूँ कि जब आप इफ़ एल्स के अंदर इफ़ स्टार्ट करते हैं तो बिगिन एंड लगाएंगे, एल्स स्टार्ट करेंगे तो भी आपको बिगिन एंड एंड लगाना चाहिए। ये अच्छी प्रैक्टिस है और ये आपको यूज़ करते रहना चाहिए। और इस तरीके से अगर आप करते हैं तो वो एक बेहतर प्रैक्टिस होता है और आदत बनती है, तो आप बेहतर तरीके से अपने प्रोग्राम को एसक्यूएल के अंदर लिख सकते हैं। अब बिगिन एंड कर दिया हमने, इफ कर दिया। रिटर्न वाला जो है ये जब हम प्रोसीजर यूज़ करेंगे उस टाइम पर हम देखेंगे। ट्राई कैच को भी हम प्रोसीजर के अंदर चेक करेंगे कि प्रोसीजर में हम ट्राई कैच किस तरीके से यूज़ करते हैं, ट्रांजैक्शन कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हम प्रोसीजर के अंदर चेक करेंगे। यहाँ पर आपके पास है एक वाइल। वाइल जो है वो लूप स्टेटमेंट है कि जब भी आप मोर देन किसी भी कंडीशन को बार बार रिपीट करना चाहते हैं, उसे टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो हम ब्रेक का यूज़ कर लेते हैं। और अगर उसे कंटिन्यू करना चाहें तो आप कंटिन्यू का यूज़ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। ये सारे कीवर्ड हैं जो लूप के अंदर हम यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर लूप बनाने जा रहे हैं। लूप के अंदर हम देखेंगे जब हम वाइल लूप लिखते हैं तो वाइल लूप के अंदर किस तरीके से हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, कैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वाइल लूप को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपके पास वाइल स्टेटमेंट लगाते हैं। अब वाइल स्टेटमेंट के लिए भी हम क्या करें कि एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। और इसको हम 1 कर देते हैं। और हम चाहते हैं कि एक हम लूप यहाँ पर रन करें, और वाइल के अंदर हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर लूप लेस देन 10 है तो वो कुछ ना कुछ हमें प्रिंट कराता रहे, या जो भी हम रिज़ल्ट लेना चाहें उस रिज़ल्ट को वो हमें शो कराए। और जब उसका स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाए तो वो सारा रिज़ल्ट हमें दे देगा। तो हम यहाँ पर जब वाइल के बारे में बात करते हैं तो वाइल का जो आपके पास सिंटैक्स होता है वो होता है वाइल लिखिए, आप एक्सप्रेशन बताइए कि आप एक्सप्रेशन कौन सा लिखना चाहते हैं, उसके बाद आपका स्टेटमेंट स्टार्ट होता है। अगर आप ब्रेक करना चाहें या कंटिन्यू करना चाहें तो आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर ये जो आपके पास सिंबल आ रहा है इसकी जगह पर बिगिन एंड एंड का यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको रन करते हैं वाइल, हमने कहा है कि जो न्यू वेरिएबल हमने लिया हुआ है ये अगर लेस देन 10 रहता है तो आप क्या करें, कुछ स्टेटमेंट को रन करें और यहाँ पर आप लिख दीजिए यहाँ आप कर दीजिए प्रिंट, और जो वेरिएबल आप ले रहे हैं उसी को प्रिंट करते जाइए। हमें यहाँ पर इसको अपडेट भी करना होगा, तो सेट एट द रेट न्यू वेरिएबल में असाइन कर दीजिए एट द रेट न्यू वेरिएबल +1।
जिससे कि स्टेटमेंट जो है वो बार बार इस चीज़ को चेक करता रहेगा और अपडेट करता रहेगा। जब तक लेस देन 10 है तब तक ये आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ सिलेक्ट @ न्यू वेरिएबल कर दीजिए। अब हमने यहाँ पर कहा है कि जब भी आप स्टेटमेंट लें तो इंडेंटेशन चेक कर लीजिए। अब इस स्टेटमेंट को रन करते हैं हम। हमने कहा कि स्टेटमेंट ये चेक करेगा। हमने वेरिएबल जो है वो 1 से स्टार्ट किया था, ये बार बार लूप को स्टार्ट करेगा। लूप के अंदर हमने कहा है कि हर बार एक वैल्यू जो है वो असाइन कर देगा। तो हम करते हैं कि पहले प्रिंट करा लेते हैं, उसके बाद वैल्यू को असाइन कर लेते हैं, जिससे ये 1 से स्टार्ट करे। तो 1 से लेकर लेस देन 10 तक ये लूप हमें चला के देगा। अब आप इसे अगर रन करते हो तो यहाँ पर देखिए ये कहाँ तक चलाया इसने, 9 तक चलाया। तो क्योंकि हम सिलेक्ट स्टेटमेंट हमने लगाया था कि जब भी आपके पास ये वैल्यू हो सेट होने के बाद यहाँ पर ये रन करेगा, उसके बाद फिर दोबारा से वैल्यू को असाइन करेगा इसके अंदर और फिर दोबारा से रन करता रहेगा। लेकिन लूप एग्जीक्यूशन जो होगी वो लेस देन 10 तक चलेगा। तो इस तरीके से आप लूप जो है, जो एसक्यूएल सर्वर के अंदर है, लूप को यूज़ कर सकते हो। और लूप अलग अलग पर्पस के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है, तो हम अलग अलग पर्पस के लिए अपने इस लूप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लूप को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वाइल स्टेटमेंट है। वाइल स्टेटमेंट हमने देखा, इसके अंदर अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट लगाना चाहो तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सपोज करें, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इफ @ न्यू वेरिएबल इक्वल टू 8 है, तो मैं चाहता हूं कि स्टेटमेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाए। अब अगर हम इसको समझें तो हमने कहा कि जैसे ही आपको 8 मिल जाता है तो उस केस में यहाँ पर आपको प्रिंट करा देना है और स्टेटमेंट को ब्रेक कर देना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई थी वो ऑलरेडी ऊपर प्रिंटेड थी, तो उसने दोबारा प्रिंट नहीं किया उसको। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और उसके बाद रन करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू जो है उसने प्रिंट करके दे दिया कि अगर आपके पास वैल्यू जैसे ही 8 होता है तो वो क्या करेगा, उस वैल्यू को प्रिंट करेगा और यहाँ पर स्टेटमेंट को ब्रेक कर देगा। तो इस तरीके से अगर आपको स्टेटमेंट ब्रेक करना है तो आप ब्रेक कर सकते हैं और ये पूरे का पूरा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ हम तभी करते हैं जब हमें लूप को टर्मिनेट करना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर आप मान लें कि कोई कंडीशन लगा देते हैं कि वैल्यू जो है वो दिस एंड दिस हो, तो उस केस में ये लूप कंटिन्यू रहे, तो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लूप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लूप को टर्मिनेट करना चाहते हैं। तो जब भी टर्मिनेट करना है तो ब्रेक लगा दीजिए, और अगर आपको उसकी कंडीशन के बाद फिर दोबारा आगे आपको कंटिन्यू करना है तो वहाँ पर आप उसे कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ब्रेक एंड कंटिन्यू जो है वो हमारा काम करता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बहुत तरह के फंक्शंस हैं। कुछ जो तो होते हैं वो एसक्यूएल सर्वर डिफाइंड फंक्शंस हैं, यानी सिस्टम जो है खुद डिफाइन करके हमें देता है, और कुछ जो होता है वो हम बनाते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम रखते हैं, लिखते हैं, तो उस केस के अंदर आप ध्यान रखिएगा कि आपको हर सिस्टम एक फंक्शन बनाने के लिए परमिशन देता है कि आप अपना कोई फंक्शन बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें फंक्शन बनाने की रिक्वायरमेंट ही क्यों है। कई बार क्या होता है कि हमें एक ही चीज़ कई जगह मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर यूज़ करना पड़ता है, और मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर अगर हमें एक ही चीज़ बार बार यूज़ करनी है तो उसके लिए बार बार सेम स्टेटमेंट को लिखने की बजाय हम क्या करें कि एक फंक्शन बना कर रख लें, और जहाँ जहाँ हमें
उस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, उस फंक्शन को हम कॉल करें, उस फंक्शन के बेस पर जो भी हमें वैल्यू चाहिए उसको हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। यानी एक बार हम लिखेंगे उसे हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन इन एसक्यूएल सर्वर प्रिवेंट अस फ्रॉम राइटिंग द सेम लॉजिक मल्टीपल टाइम। यानी एक ही लॉजिक को बार बार लिखने की बजाय हम एक बार लिख लें, उसको जहां चाहें जिस तरीके से चाहें उसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होंगी कि जब भी आप फंक्शन बनाने जा रहे हैं तो एरर हैंडलिंग इज रेस्ट्रिक्टेड इन यूजर डिफाइंड फंक्शन। यानी आप यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर ट्राई कैच यूज नहीं कर सकते हैं, ये सपोर्ट नहीं करता। तो इसीलिए आप यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अंदर ट्राई कैच यूज नहीं करेंगे। अब बात आती है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यूजर डिफाइंड फंक्शन कितने तरह के होते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं वो आपके पास तीन तरह के हैं। पहला आपके पास है स्केलर फंक्शन। इट इज अ फंक्शन दैट रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू। इसका मतलब ये है कि भाई जब आप एक स्केलर फंक्शन बनाते हो तो आप ये एक्सपेक्ट करके चलिए यहां से मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न मिलने वाला है। अगर मान लें कि आप एक सिंगल कोई वैल्यू उठाना चाहते हैं तो आप यूजर डिफाइंड फंक्शन में स्केलर फंक्शन को यूज कर सकते हैं, जहां से फंक्शन से आपको एक ही चीज रिटर्न मिलेगा। अगर मान लें कि आप फंक्शन जो है वो टेबल की फॉर्म में रिटर्न चाहते हैं, लेकिन यहां पर एक बड़ा ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक ये है कि इसको हम समझते हैं पहले। दिस फंक्शन रिटर्न अ टेबल डाटा टाइप बेस्ड ऑन अ सिंगल सेलेक्ट स्टेटमेंट। कि भाई देखिए ये टेबल तो आपको रिटर्न कर देगा, लेकिन रिटर्न में जब भी आप रिटर्न कराना चाहते हैं तो सिंगल एक सिलेक्ट स्टेटमेंट की फॉर्म में ही आप इससे डाटा जो है वो रिटर्न ले सकते हैं। और दूसरा इसमें ये ध्यान रखिएगा, इट डज नॉट हैव एनी बॉडी। इसका मतलब ये है कि जब आप इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन को लिखेंगे तो वहाँ पर आप एज के बाद बिगिन और एंड का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बिगिन और एंड जो होता है वो बॉडी को दिखाने के लिए होता है, फंक्शन बॉडी के लिए होता है। तो अगर आप बिगिन और एंड लगाते हैं तो ये आपको एरर देगा। बिगिन एंड एंड जो है वो आपका इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन के अंदर नहीं होता। दूसरा है मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शन। तो ये क्या है? कहता है इट इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इन एसक्यूएल सर्वर दैट रिटर्न्स अ टेबल। तो भाई पहले भी तो टेबल ही रिटर्न कर रहा था। अब पहले वाले स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में फर्क क्या पड़ता है कि पहले वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर सीधा एक टेबल आपको रिटर्न कर देगा। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न टाइप आपने टेबल डिफाइन कर रखा है। तो टेबल ही आपको रिटर्न करना है और सिलेक्ट स्टेटमेंट की फॉर्म में ही आपको रिटर्न करना पड़ेगा। जब आप मल्टी वैल्यूड फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन में क्या होगा कि टेबल रिटर्न करेगा, नो डाउट। आप अगर टेबल रिटर्न करेंगे तो टेबल का आप अपना टेबल टाइप डिफाइन कर सकते हैं और उसके अंदर आपको जितनी वैल्यू रखनी है उतनी वैल्यू रख के आप रिटर्न करा सकते हैं। वहां पर सिलेक्ट स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं है। आप अपने हिसाब से क्वेरी बनाइए और क्वेरी बनाने के बाद आप टेबल की फॉर्म में उस क्वेरी से रिजल्ट जो है वो रिटर्न करा सकते हैं। अब हम एक एक करके इन सारे फंक्शंस की एग्जांपल को देख लेते हैं। मैं ऑलरेडी कुछ फंक्शन बने हुए हैं तो हम यहाँ पर एक एक करके सब कुछ चेक कर लेते हैं। ये है हमारा स्केलर फंक्शन। तो जब हमने स्केलर फंक्शन के बारे में बात की थी तो हमने कहा था कि भाई ये हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको एक फंक्शन बनाकर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर यूजर स्केलर फंक्शन। इनिशियल में कई बार जब हम फंक्शन बनाते हैं तो वहाँ पर हम यूडीएफ लिख लेते हैं। यूडीएफ का मतलब होता है यूजर डिफाइन फंक्शन। तो यूजर डिफाइन माई स्केलर फंक्शन में बना देता हूँ और यहाँ पर हमने कहा कि रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर है। एज लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसका एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है जो आपको फॉलो करना है। आपने कहा क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम आपको देना है। पैरामीटर अगर आप इसके अंदर कोई डालना चाहते हैं तो पैरामीटर डाल सकते हैं।
और रिटर्न्स में आपको डाटा टाइप बताना है कि भाई वैल्यू जो है वो आप किस फॉर्म में रिटर्न चाहते हैं। उसके बाद आता है एज, यानी यहाँ पर आपको बॉडी डिफाइन करनी है फंक्शन की, तो बिगिन एंड एंड लगाकर डाटा जो है वो आप रिटर्न करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नेम डाल दिया हमने। यहाँ पर ये पैरेंथेसिस हमें यूज़ करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। हमने कहा कि हम यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं दे रहे हैं, तो पैरामीटर नहीं देने पर और पैरामीटर देने पर क्या होता है वो हम इसको चेक कर लेते हैं। पहले हम विदाउट पैरामीटर हम यहाँ पर बना रहे हैं, तो विदाउट पैरामीटर में हमने यहाँ पर इंटीजर टाइप में वैल्यू को रिटर्न कराना है। हमारे पास ये एक टेबल है स्टूडेंट नाम से, और इस टेबल के अंदर हमने क्या किया है, सिर्फ एक एज जो है, पर्टिकुलर एज मैंने यहाँ पर रिटर्न करा दिया। अब मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ कि बिगिन एंड, और इसको रिटर्न कराए। तो इसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले फंक्शन को हमें एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। तो फंक्शन को हमने क्रिएट जब करेंगे, तो फंक्शन क्रिएट करते हुए का मतलब है कि ये बना रहा है। अगर आप इसमें ऑल्टर करते हैं तो ऑल्टर करते हुए आप इसमें कोई भी चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, वो भी हम करके चेक कर लेते हैं। पहले हम एक बार बना लें इसको। अब जब आपने ये फंक्शन बना लिया तो ये फंक्शन हमें दिखेगा कहाँ पर, आप डाटाबेस के अंदर आ जाइए। डाटाबेस के अंदर यहाँ पर आप जाइएगा, इसके अंदर आपके पास एक फोल्डर बना हुआ है फंक्शंस नाम से। तो इसके अंदर आपके पास ये टेबल वैल्यू फंक्शंस हैं, स्केलर वैल्यू फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर स्केलर वैल्यू फंक्शन के अंदर जब आप आओगे तो आपने जो यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया हुआ था ये फंक्शन आपको दिख जाएगा। तो ये इसी प्लेस के ऊपर जब भी आप कोई फंक्शन बनाएंगे तो इसी प्लेस के ऊपर आएगा। ये टेबल वैल्यू फंक्शन जो होगा वो आपको इसके अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। तो अगर हमने स्केलर फंक्शन बनाया था तो उस स्केलर फंक्शन के अंदर ही हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं। अगर आप कुछ सिस्टम डिफाइंड फंक्शन देखते हैं तो ये सारे प्रोसीजर्स हैं हमारे पास। यहाँ हम देखते हैं बहुत सारे फंक्शन यहाँ पर देखिए बने हुए हैं। जैसे ये मैथमेटिकल फंक्शन है, ये देखिए एब्सोल्यूट, अकॉस, असाइन, अटेन, कॉस, कॉट, ये सारे के सारे मैथमेटिकल फंक्शंस बने हुए हैं। और ये सारे के सारे आपके इसकी एसक्यूएल के इन बिल्ट फंक्शंस हैं। उसके बाद स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर हमने लास्ट टाइम कुछ स्ट्रिंग फंक्शन को देखा था, जैसे स्टफ है, उसके बाद आर टी है, राइट ट्रिम है, राइट है, रिवर्स है, ये सारा हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। तो अगर आपको फंक्शंस जो मैंने बताए हुए थे, अगर आपको फंक्शन देखना है तो मेरे पीछे के जो वीडियो ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं उसमें आप जाइए और फंक्शंस को एक बार आप दोबारा से देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि फंक्शन जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। अब यहाँ पर जो ये मेरे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन मैंने बना दिया था, तो अब इस यूज़र डिफाइंड फंक्शन को मुझे यूज़ करना है। तो भाई अगर मैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन को यूज़ करना है चाहता हूँ तो यहाँ पर ये फंक्शन लूँगा, इस फंक्शन को यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ। तो यहाँ पर ये फंक्शन को जब भी मैं कॉल करूँगा तो इस फंक्शन से जो भी रिटर्न आएगा वो रिटर्न जो है ये यहाँ पर मुझे दिख गया। तो ये तो हो गया आपके पास अगर आपने पैरामीटर के बगैर फंक्शन बनाया है तो। अब हम विद पैरामीटर भी एक फंक्शन बना के चेक कर लेते हैं कि विद पैरामीटर अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा। माई स्केलर फंक्शन, और यहाँ पर हम नाम डाल देते हैं विद पैरामीटर। तो जब आप पैरामीटर देते हैं तो यहाँ पर आपको वो पैरामीटर पास करना पड़ता है। यहाँ पर ये सिंटैक्स है इसका कि जो भी आप पैरामीटर लेंगे वो पैरामीटर का नाम @ लगाकर आप लिखोगे और उसका डाटा टाइप आप बता दोगे कि वो किस टाइप का आप डाटा जो है इसके अंदर पास करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सपोज करो मैं एक एज वैल्यू करके मैं पैरामीटर बना लेता हूँ और ये इंटीजर टाइप का रखता हूँ कि इंटीजर टाइप का जो है मैं पैरामीटर इसके अंदर पास करना चाहता हूँ। तो अब अगर मैं इसको
रन करूं, ये रन हो गया। रन होने के बाद लास्ट टाइम हमने कहा है कि जब भी आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप इस सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए सिलेक्ट, और ये हमने फंक्शन बनाया हुआ था, इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर आपने कहा था कि आपको, एक मिनट, हमने यहाँ पर ये पैरामीटर यूज़ नहीं किया, तो हम एक काम करते हैं, फंक्शन को ड्रॉप करके दोबारा बनाते हैं। फंक्शन ड्रॉप हो गया है। यहाँ पर आप इस पैरामीटर को यूज़ कर लीजिए, वेयर हमने कहा कि इसके अंदर जो एज कॉलम है वो एज कॉलम की वैल्यू कितनी के बराबर होनी चाहिए, जितनी हम एज वैल्यू यहाँ पर इसको पास करेंगे। अब आप इसको दोबारा से एक बार रन कर लीजिए। ये फंक्शन हमारा रन हो गया। अब यहाँ पर आप जो भी वैल्यू भेजेंगे, आप ज़रा इस सिलेक्ट जो स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट टेबल को पहले आप स्टडी कर लीजिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास देखिए एज कॉलम के अंदर देखेंगे बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, और हमने यहाँ पर कहा है कि हमारा एज जो है वो होना चाहिए जो हम इसको पास करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे 30th है, मल्टीपल वैल्यू है। अब ज़रा यहाँ पर देखिए हमने कहा था कि भाई ये एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हम यहाँ पर मान लो कि 30th पास करते हैं, और इसके बाद हम कहते हैं एज ईच वैल्यू, कुछ भी नाम आप दे सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर इसको रन कर दीजिए। ओके, यहाँ पर क्या करें, इसका डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस होता है, डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस पास करते हैं आप, उसके बगैर ये नहीं लेगा। ये देखिए, अब यहाँ पर जब आप स्टूडेंट टेबल को रन कर रहे थे तो यहाँ पर हमने देखा है कि 30 जब हमने वैल्यू पास की तो बहुत सारी वैल्यू इसके अंदर है। यहाँ पर आप लिखिए वेयर एज इक्वल टू 30। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर 30 से तो हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स निकल के आ रहे हैं। बट क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगाया था, टॉप 1, और हमें पता है कि जब स्केलर फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न कराएंगे तो कोई एक वैल्यू रिटर्न हो सकती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर टॉप 1 लगाया। तो जो हम टॉप 1 करके स्टेटमेंट को रन करेंगे तो ये हमें सिर्फ एक ही वैल्यू देता है, ठीक है। और इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर एज रिटर्न कर रहे हैं तो सिर्फ हमें एज की वैल्यू ही मिलती है, कोई और वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं मिल सकती। अगर हमें टेबल फॉर्म में वैल्यू चाहिए तो हमें दूसरा फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, दूसरा फंक्शन बनाना पड़ता है। तो ये हो गया हमारे पास स्केलर फंक्शन विदाउट पैरामीटर, और विद पैरामीटर आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आपने यहाँ पर ऑलरेडी क्या कहते हैं वैल्यू जो है ये फंक्शन बना रखा है, तो आप क्या करें, अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहें तो यहाँ पर मॉडिफाई कीजिए। ये क्या करेगा, ऑल्टर करेगा। तो आप यहाँ पर ये ले लीजिए कि भाई मैं ऑल्टर करना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर वो वैल्यू हो जो इससे ऊपर एज रखता हो। तो यहाँ पर अब आप इसको रन कीजिए, ये आपका स्टेटमेंट जो है वो ऑल्टर हो चुका है। और अगर आप यहाँ पर देखें कि भाई इससे ऊपर की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, तो अगर हम 30 के ऊपर की वैल्यू जाएंगे तो हमारे पास एक ही वैल्यू है 32। जब आप इस फंक्शन को रन करेंगे तो आपको ये सिंगल वैल्यू जो है वो 32 रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से आप फंक्शन को बना भी सकते हो, बनाने के बाद आप उसे ऑल्टर भी कर सकते हो। ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप फंक्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास स्केलर फंक्शन। अब स्केलर फंक्शन के बाद हमने कहा है कि हमारे पास दूसरा फंक्शन आता है टेबल वैल्यूड फंक्शन। तो टेबल वैल्यू फंक्शन के अंदर हमने आपको अभी बताया कि जब भी आप टेबल वैल्यू फंक्शन बनाते हैं तो उसका हमारे पास स्टेटमेंट क्या है
क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम आप देंगे। फंक्शन नेम के बाद अगर आप यहाँ पर कोई पैरामीटर लेना चाहें तो पैरामीटर ले सकते हैं। रिटर्न्स के अंदर आप टेबल ले लोगे, क्योंकि रिटर्न हमें क्या कराना है, एक टेबल रिटर्न कराना है, और उसके बाद आप टेबल को रिटर्न करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम फंक्शन को रन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया। फंक्शन का हमने नाम दिया रिटर्न UDF रिटर्न फंक्शन। तो यहाँ पर UDF रिटर्न हम नाम चेंज कर लेते हैं, टेबल वैल्यूड फंक्शन। ये बिना पैरामीटर के बना रहे हैं और हमने यहाँ पर सिर्फ टेबल को रिटर्न कराया, और साथ ही में हमने आपको कहा था कि यहाँ पर कोई भी इसकी बॉडी नहीं होती, तो एस के बाद बिगिन और एंड हमें यूज नहीं करना, सीधा हमें स्टेटमेंट से इसको रिटर्न कराना है। तो यहाँ पर क्या करें कि आप इसको रन कर लीजिए। ये जो आपके पास टेबल वैल्यू फंक्शन है वो बन चुका है। आप इसके अंदर जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको टेबल वैल्यू फंक्शन जो है ये बन चुका है। अब अगर आप इस टेबल वैल्यू फंक्शन को यूज़ करना चाहें तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट हमने लिखा था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो जब भी आप टेबल की फॉर्म में लेते हैं तो सिलेक्ट स्टेटमेंट रन करके जो भी इसके अंदर डिफाइन है वो सारे का सारे यहाँ पर आप इसको कॉल कर सकते हैं। तो ये आपको टेबल के अंदर वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका टेबल वैल्यू फंक्शन हमें मिल जाता है। और हमने कहा कि टेबल वैल्यू फंक्शन के अंदर आप सिलेक्ट स्टेटमेंट की बेस पर वैल्यू जो है वो रिटर्न कराते हो। अब यहाँ पर अगर आपको कोई क्वेरी लिखनी थी या कोई पैरामीटर आपको लेके चलना था तो हम इसको एक पैरामीटर के साथ बना लेते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि जब भी आप बनाएं तो यहाँ पर आपको @ लगाना पड़ेगा, और किस टाइप की वैल्यू आप इसके अंदर भेजना चाहते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिख दीजिए वेयर यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा एज, जो भी कॉलम है उसके अगेंस्ट में हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी, एज वैल्यू। और यहाँ पर फंक्शन का नेम कर दीजिए विद पैरामीटर। अब आप जब इस फंक्शन को रन करेंगे, ये फंक्शन आपको बन चुका है। अब अगर आप इस फंक्शन को देखना चाहें, इसका रिजल्ट देखना चाहें, तो यहाँ पर रिजल्ट ले लीजिए। और क्योंकि आपने कहा कि भाई इसके अंदर मुझे कोई पैरामीटर भेजना है, तो यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ 30th करके। अब आप इसे रन कीजिए और देखिए कि क्या वैल्यू दे रहा है। देखिए अभी हमने स्टूडेंट टेबल के अंदर देखा था कि 30 जो एज वाली है वो हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमने इस पैरामीटर के बेस पर 3 रिकॉर्ड्स हमें उसने रिटर्न किए। पहले जो हमने रन किया था उसके अंदर बिना पैरामीटर के था, तो बिना पैरामीटर के हमने पूरी की पूरी वैल्यू जितनी भी थी वो सारी की सारी रिटर्न कराई थी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट है। ये बड़े सिंपल मैं यहाँ पर क्वेरी इसको बना रहा हूँ, क्योंकि जब हम एडवांस लेवल के ऊपर जाएंगे तो हम इन्हीं चीज़ों को बड़े ही एडवांस लेवल पर जो एक्चुअल में हम अपने एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन करते हैं और वहाँ पर जब हम एसक्यूएल की क्वेरी लिखते हैं तो वो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एसक्यूएल की क्वेरी में ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास टेबल वैल्यू फंक्शन। जब टेबल वैल्यू फंक्शन खत्म होता है उसके बाद हमारा आता है मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यू फंक्शन। तो मल्टी स्टेटमेंट में हमने कहा था कि मल्टी स्टेटमेंट में हमें एक बेनिफिट होता है। बेनिफिट क्या होता है कि आप फंक्शन बना सकते हैं, फंक्शन आपको टेबल टाइप में आप रिटर्न करा सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप टेबल का स्ट्रक्चर खुद डिफाइन कर सकते हैं कि आप इसमें कौन कौन सी वैल्यू रखना चाहते हैं, क्या क्या रखना चाहते हैं। और उसके बाद आप इस मल्टी वैल्यू टेबल वैल्यू को रन करके जो भी स्टेटमेंट है उसके बेस पर इसको फंक्शन क्रिएट कीजिए और उसके बाद इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका एक एग्जांपल लिया हुआ है, उसी को हम रन करके चेक कर लेते हैं
इसका सिंटैक्स याद रखिएगा। इसके अंदर आपको बॉडी देनी होगी फंक्शन के लिए, बिगिन और एंड आपको लगाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है यहाँ पर। लेकिन इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन के अंदर हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम कहते हैं कि हमें मल्टी टेबल वैल्यूड फंक्शन बनाना है। अब हमने क्या किया कि भाई हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया यूजर डिफाइन, मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ माई मल्टी लाइन टेबल वैल्यू फंक्शन। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि भाई एक मैंने रिटर्न करा है वेरिएबल, किस फॉर्म में, टेबल फॉर्म में। और मैंने कहा कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो मैं डिफाइन करूँगा। तो मैंने कहा है कि इसमें मैं आईडी रखूँगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी वो, यूजर नेम रखूँगा वो वैरचर टाइप की वैल्यू है, नल नहीं होना चाहिए, जेंडर टाइप रखूँगा और जेंडर टाइप जो है वैरचर की होगी, और वैल्यू जो है इसके अंदर इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए। अब हमने कहा एज करें, स्टार्ट करना हमें स्टेटमेंट, बिगिन किया, और बिगिन करने के बाद हमने क्या किया, इंसर्ट किया। क्या, इस टेबल के अंदर हमने क्या किया, एक हमारे पास टेबल था स्टूडेंट, उसके अंदर से कुछ रिकॉर्ड जो हैं वो हमने इसके अंदर इंसर्ट किया, और उसके बाद इसी को हमने रिटर्न करा दिया। तो जब हम इसको रिटर्न कराएंगे तो इस टेबल स्ट्रक्चर के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है वो जो है वो हमारे पास रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न में हमने यही वाला कहा था कि ये रिटर्न होना चाहिए, टेबल स्ट्रक्चर हमें रिटर्न होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको रन कर लेते हैं। जब आपने इसको रन किया तो ये आपको फंक्शन जो है ये बना के हमें दे देता है। अब इसके अंदर हमारे पास जो फंक्शंस थे, एक स्केलर वैल्यू फंक्शंस था, और टेबल वैल्यू फंक्शन है। तो ये यहाँ पर जो आपका टेबल वैल्यू फंक्शन है, क्योंकि ये आप अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि टेबल फंक्शन के अंदर ही हमारे पास दो आपके पास आ जाते हैं, एक इनलाइन आता है, एक मल्टी स्टेटमेंट आता है। तो ये दोनों के दोनों जो आप फंक्शन बनाएंगे वो आपको टेबल वैल्यू फंक्शन के अंदर ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने ये माई मल्टी टेबल वैल्यू के नाम से फंक्शन बनाया है, तो यहाँ पर ये माई मल्टी टेबल वैल्यू के नाम से इसने फंक्शन बना दिया। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास टेबल वैल्यू फंक्शन हो, वैसे नॉर्मली दो ही हैं, स्केलर है और टेबल वैल्यू फंक्शन है। टेबल वैल्यू फंक्शन को ही हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इनलाइन एंड मल्टी स्टेटमेंट, जो आपके पास टेबल होता है उसके बेस पर। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि स्केलर फंक्शन है, और ये जो दो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे इसी फोल्डर के अंदर आपके पास आते हैं, टेबल फंक्शंस के अंदर ही हमें दिखेगा। अब अगर आप यहाँ पर इसको रन करना चाहें तो इसे रन कर सकते हो, और इसे रन करके चेक कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर जो आपने इसमें ये स्टेटमेंट बनाया था, इस स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट से जो भी आपको मिलता है वो आपको इस टेबल के थ्रू रिटर्न हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास फंक्शंस बनते हैं। फंक्शन के बहुत यूज़ हैं। फिलहाल आपको एक छोटे स्केल पर हमने फंक्शन को समझने की कोशिश की है, लेकिन एक बात बेहतर तरीके से याद रखिएगा कि जब भी आप फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन बनाने के बाद ये कई जगहों पर कई तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शन बनाने का पर्पस ही ये होता है कि मुझे एक ही स्टेटमेंट बार बार रिपीट नहीं करनी, मैं उससे को मल्टी टाइम जो स्टेटमेंट को लिखना चाहता हूँ उसको अवॉइड करना चाहता हूँ। तो जब मैं एक ही स्टेटमेंट को बार बार लिखने के लिए से बचना चाहता हूँ तो मैं फंक्शन बनाऊंगा जिससे कि मैं उसी फंक्शन को बार बार जहाँ जहाँ यूज़ करना है वहाँ वहाँ यूज़ कर सकूँ। तो ये हमारे फंक्शंस हो गए। अब फंक्शन के बाद आता है हमारे पास ट्रांजेक्शन्स। देखिए ट्रांजेक्शन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा कि ट्रांजेक्शन जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट है। ट्रांजेक्शन्स एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप
ट्रांजैक्शन को अगर हम ऐसा कहें कि इज अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्क, ये क्या करता है कि जो मल्टी स्टेटमेंट आप लिखते हो उसको पूरे का पूरा कंबाइन करके वो मान लेता है कि एक ही सिंगल यूनिट ऑफ वर्क है। तो इफ अ ट्रांजिशन इज सक्सेसफुल, ऑल ऑफ द डाटा मॉडिफिकेशन मेड ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शंस आर कमिटेड एंड बिकम ए परमानेंट पार्ट ऑफ द डाटाबेस। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ट्रांजेक्शन लिखते हैं तो वहां पर आपको ध्यान रखना होगा, यू हैव टू रिमेंबर दैट कि ट्रांजैक्शन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो उस केस के अंदर जो चेंजेस हैं जो आपने ट्रांजैक्शन के अंदर स्टेटमेंट में लिख रखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जहां जहां के लिए जिन जिन टेबल्स के लिए जो जो चीज़ आपने लिखी हुई है वो अगर मान लें कि आपने डीएमएल स्टेटमेंट लिखा है, यानी आप किसी टेबल के अंदर कुछ चीज़ मॉडिफाई कर रहे हो, कुछ अपडेट कर रहे हो, ठीक है। यह हो सकता है कि आप पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं और उसके अंदर पेरेंट में आपने कुछ रिकॉर्ड्स को इंसर्ट किया, एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, उसके अगेंस्ट में आप चाइल्ड के अंदर 2 3 4 रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं। और आपका जो मोटिव है, मोटिव ये है कि अगर आप पेरेंट में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो चाइल्ड में भी उसके रिस्पेक्ट में रिकॉर्ड जानी चाहिए। अगर मान लें इन केस इफ देर इज एनी एरर ऑकर्स, कि अगर कोई एरर होता है तो उस केस में ना पेरेंट में रिकॉर्ड जाएगा ना चाइल्ड में जाएगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स जो हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एप्लीकेशंस के अंदर। ये तो जब आप डाटाबेस से ट्रांजेक्शन्स को प्रोसीजर के थ्रू कैरी आउट करोगे तो आप देखोगे कि रियल लाइफ एप्लीकेशन के अंदर ट्रांजेक्शन कितना मायने रखता है। उसके बाद कहता है कि इफ ट्रांजेक्शन एनकाउंटर एरर मस्ट बी कैंसिल और रोल बैक देन ऑल ऑफ द डाटा मॉडिफिकेशन आर इरेज्ड। कहने का मतलब ये है कि भाई देखिए, अगर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ तब तो डाटाबेस को इफेक्ट करेगा, लेकिन अगर मान लें कोई एरर वगैरह आ जाता है या कोई हमने देखा कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, सपोज करो सर्वर थोड़ी देर के लिए बंद हो गया, या फिर आपने क्लाइंट साइड से कोई रिक्वेस्ट सर्वर को भेजी है और सर्वर तक वो पहुंचा ही नहीं, बीच में है, ठीक है, या कुछ रिक्वेस्ट पहुंच गई है और कुछ रिक्वेस्ट जो है बीच के अंदर है, और ऑल ऑफ ए सडन जो है आपका ये सर्वर जो है कुछ मिसबिहेव करता है, बंद हो जाता है। तो उस केस के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि भाई या तो सारी चीज़ें एक साथ ही प्रॉपरली वर्क करें या बिल्कुल वर्क करना ना करें। तो उस केस के अंदर ट्रांजेक्शन हम मेंटेन करते हैं कि भाई या तो काम पूरा हुआ या बिल्कुल नहीं हुआ। तो अगर काम पूरा हुआ तो इसका मतलब वो ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट हमें दिखेगा, और ट्रांजेक्शन का अगर मान ले काम पूरा नहीं हुआ तो वो रोल बैक हो जाएगा। तो इसी के लिए अंदर हम कहते हैं कि अब इसका जो बनाने का तरीका है, हम क्या करते हैं कि बिगिन और जो हमने स्टार्टिंग के अंदर कहा कि हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रखते हैं अपने स्टेटमेंट को, कि हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ कोड लिखा है, ये ट्रांजेक्शन हमने लगा रखा है कि अगर ये पूरे का पूरा कोड एग्जीक्यूट होता है तो ट्रांजेक्शन कमिट है, यानी कोई इशू नहीं है तो ट्रांजेक्शन हो गया। लेकिन अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता, कोई एरर जनरेट कर देता है, तो वहां पर वो जो आपने स्टेटमेंट दी थी वो सारी की सारी डाटाबेस को इम्पैक्ट नहीं करेगा और रोल बैक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ट्रांजेक्शन जो है वो वर्क करता है। अब हम बात करते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर्स की। तो ट्रांजेक्शन जो है वो हम मोस्टली स्टोर्ड प्रोसीजर के थ्रू ही कैरी आउट करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हमारा सेफेस्ट प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम चीज़ों को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। तो जब आप स्टोर्ड प्रोसीजर बनाते हो तो स्टोर्ड प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट क्या है भाई, क्यों है, किस लिए है, क्या फ़ायदे होते हैं, तो ये सब चीज़ें भी हमें समझनी होंगी। कहता है स्टोर्ड प्रोसीजर इज अ प्रिपेयर्ड एसक्यूएल कोड दैट यू कैन सेव so the code can be reused over and over again। कहने का मतलब ये है कि भाई देखिए, जैसे कि आपने फंक्शन बना के रख दिया, वैसे आप क्या करते हैं एक स्टोर्ड प्रोसीजर बना लेते हैं। और देखिए फंक्शन की एक लिमिटेशन है, लेकिन स्टोर्ड प्रोसीजर की हमारे पास लिमिटेशन नहीं है। इसके अंदर आप
मल्टी लाइन स्टेटमेंट लिख सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर के अंदर स्टोर प्रोसीजर लिख सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर के अंदर आप फंक्शन कॉल कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर आप स्टोर प्रोसीजर कॉल नहीं कर सकते। तो ये एक हमारे पास फंक्शन की लिमिटेशन होती है। अब स्टोर प्रोसीजर के अंदर जब आप इसको मल्टी लाइन स्टेटमेंट लिखते हैं, क्योंकि अभी हम इसको बना के देखेंगे और समझेंगे कि स्टोर प्रोसीजर जो है वो कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है और इसका हमें बेनिफिट क्या होता है। स्टोर प्रोसीजर क्या होता है कि आप एक बार यूज़ कर लें और उसे जहाँ चाहें, जिस तरीके से चाहें, जिस जगह पर चाहें, उसको जस्ट लाइक अ फंक्शन यूज़ कर सकते हो। अब अगर आप स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि आज स्टोर प्रोसीजर को रन करना हो तो उसके लिए हमारे पास सिंटैक्स है, एग्जीक्यूट लिखेंगे और प्रोसीजर नेम लिखेंगे तो प्रोसीजर जो है आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब एप्लीकेशन के अंदर इसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम देखेंगे। फिलहाल तो हम क्योंकि एसक्यूएल के अंदर काम कर रहे हैं तो हमें एसक्यूएल में कुछ चीज़ें अभी और पेंडिंग है, वो हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब स्टोर्ड प्रोसीजर्स की जो बेनिफिट है वो क्या है, रीयूजेबल है। पहला कि भाई अगर आपने एक प्रोसीजर बना लिया है तो ये मल्टी एप्लीकेशंस में आप यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल यूजर्स जो हैं ये इसको यूज़ कर सकते हैं। कैन इजीली यूज एंड यूज स्टोर प्रोसीजर भी बाय मेयरली कॉलिंग इट। बार बार हम इसे अपनी एप्लीकेशन के थ्रू कॉल करके इसको जहाँ चाहें जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं। ईजी टू मॉडिफाई, आप जब प्रोसीजर बना लेते हैं उसके बाद अगर मान लो कोई आपको स्टेटमेंट में चेंज करना हो, कुछ करना हो, तो कुछ नहीं करना, डाटाबेस में आपने हल्का सा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आपने चेंज की और वहाँ पर और सर्वर के ऊपर अगर आपने इसको अपडेट कर दिया चेंज करने के बाद तो वो सब जगह रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ज़्यादा हमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आप इसको ईजिली जो है मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दूसरा है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इसमें बहुत ज़्यादा बेहतर रहती है कि जब भी आप प्रोसीजर के थ्रू किसी चीज़ को कॉल करते हैं तो वो एक सिक्योर मैकेनिज्म देता है। इसमें हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी भी होती है जो स्टोर प्रोसीजर के अंदर होती है कि ये आपका एटमिसिटी मेंटेन करता है, कंसिस्टेंट रहता है, आइसोलेशन रहता है, ड्यूरेबिलिटी रहता है, वो सारी चीज़ों को भी ये मैनेज करता है। तो जब आप सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है तो डायरेक्ट किसी क्वेरी को ना लिखकर हम क्या करते हैं, प्रोसीजर बनाते हैं और प्रोसीजर के थ्रू हम अपने एप्लीकेशंस के अंदर डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट क्वेरी जो होती है वो सेफ नहीं मानी जाती, तो प्रोसीजर जो है वो काफ़ी सेफ प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी डाटाबेस सर्वर के साथ अपनी एप्लीकेशन का जो इंटरेक्शन है वो करवा सकते हैं। दूसरा है फास्ट। The procedure calls are quick and efficient as stored procedure are compiled once and stored in executable form। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर आपने एक बार स्टोर प्रोसीजर बनाया है तो वो एक बार कंपाइल हो गया, तो जब वो एक बार कंपाइल हो गया तो बार बार उसको कंपाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इससे हमारा टाइम जो है वो बच जाता है। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट जो होता है वो काफ़ी फास्ट होता है और प्रोसीजर जो है वो एक सेफेस्ट वे है, रीयूजेबल है, इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, सिक्योरिटी पर्पज से भी ये काफ़ी सेफ रहता है। तो प्रोसीजर का हमारे पास जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है एप्लीकेशन के अंदर। पहले तो हम सीखेंगे कि भाई प्रोसीजर होता क्या है, बनाते कैसे हैं, और क्या कहते हैं, बनाने के बाद जो हम इसको रियल लाइफ में देखेंगे कि एप्लीकेशन के अंदर किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी से मिलेगा। जब प्रोसीजर आप बनाते हैं तो प्रोसीजर का हमारे पास दो तरीका होता है, या तो आप पैरामीटर के साथ बनाएं या विदाउट पैरामीटर बनाएं। तो जब यहाँ पर कुछ सिंटैक्सेस हैं वो यहाँ पर आपको याद रखना होगा। सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग ए प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर, जब आप बिना पैरामीटर के क्रिएट करते हैं तो क्रिएट ऑल्टर भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको क्रिएट करना है। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर एज इसको आपको बॉडी देनी है और उस बॉडी के अंदर आपको अपने जितने भी स्टेटमेंट आपको लिखने हैं, ट्राइकेस लगाना है, ट्रांजेक्शन्स आपको मैनेज करना है, तो वो सारी चीज़ें आप इस बॉडी के अंदर मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि अगर नहीं मान लें कि हमें एप्लीकेशन एंड से कुछ वैल्यू भेजनी है और उसके बेस पर हमें कुछ वैल्यू क्वेरी करके लेके आनी है, तो वो भी हम प्रोसीजर के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास होता है सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग ए प्रोसीजर विद पैरामीटर्स। तो यहाँ पर है कि क्रिएट
और ऑल्टर प्रोसीजर नेम, फिर आप यहाँ पर पैरामीटर, जैसे पैरामीटर भेजने का एक ही तरीका है, ध्यान रखिएगा। जब भी आप पैरामीटर को भी क्रिएट करते हो तो @ लगाकर आपको पैरामीटर का नाम देना होगा और उसका डाटा टाइप बताना होगा। और जब आप उसकी बॉडी लिखेंगे तो उस बॉडी के अंदर आप पैरामीटर को जब जैसे यूज़ करना चाहें उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास स्टोर्ड प्रोसीजर का। अब हम स्टोर्ड प्रोसीजर में ट्रांजेक्शन्स और बाकी चीज़ें यूज़ करके देखेंगे कि ट्रांजेक्शन के साथ प्रोसीजर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कैच कैसे लगा सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो पैरामीटर है उसके साथ प्रोसीजर कैसे बना सकते हैं, विदाउट पैरामीटर जो है वो प्रोसीजर कैसे बन सकते हैं। अब यहाँ पर इनके बीच में प्रोसीजर में और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के अंदर कुछ आपके पास डिफरेंसेस होते हैं, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो जब आप कंपेयर करते हैं स्टोर प्रोसीजर को यूज़र डिफाइंड फंक्शन से, तो क्या होता है कि स्टोर प्रोसीजर कैन रिटर्न 0, सिंगल और मल्टीपल वैल्यू। यानी आप इसे सिंगल वैल्यू भी ले सकते हो, आप इसे 0 भी रिटर्न करा सकते हो, या मल्टीपल की फॉर्म में भी वैल्यू को आप रिटर्न करा सकते हो। फंक्शन जो है कैन रिटर्न 1 वैल्यू विच इज़ मैंडेटरी। फंक्शन जो है एक वैल्यू आप जो कुछ ना कुछ आपको उससे रिटर्न कराना पड़ेगा। अगर आप स्केलर फंक्शन लगते हैं तो आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करानी है। टेबल वैल्यू लेते हैं, इनलाइन लेते हैं तो आपको टेबल के फॉर्म में चाहिए, और अगर आप मल्टी वैल्यू लेते हैं तो भी आपको टेबल के फॉर्म में रिटर्न कराना पड़ेगा। वी कैन यूज़ ट्रांजेक्शन इन स्टोर प्रोसीजर। आप प्रोसीजर के अंदर ट्रांजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर ट्रांजेक्शन यूज़ नहीं कर सकते। स्टोर प्रोसीजर कैन हैव इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर, और जो आपका यूज़र डिफाइन है इसके अंदर आउटपुट पैरामीटर नहीं है, ये आप सिर्फ इनपुट पैरामीटर ही ले सकते हैं। आपसे यूज़र डिफाइन फंक्शन आउटपुट पैरामीटर नहीं होता। वी कैन कॉल फंक्शन फ्रॉम स्टोर प्रोसीजर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि स्टोर प्रोसीजर में आप स्टोर प्रोसीजर यूज़ कर सकते हो या फिर फंक्शन यूज़ कर सकते हो, लेकिन सेम चीज़ हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्टोर प्रोसीजर को कॉल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है वी कैन नॉट यूज स्टोर प्रोसीजर इन सिलेक्ट वेयर हैविंग सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट और वेयर हैविंग में जैसे हम फंक्शन यूज़ करते हैं वैसे स्टोर प्रोसीजर यूज़ नहीं कर पाएंगे, फंक्शन यूज़ हो सकता है। हम यहाँ पर ट्राई कैच को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर ट्राई कैच हैंडल नहीं होता। तो ये तो हो गया कि स्टोर प्रोसीजर होता क्या है, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, या फिर जो ट्राई कैच है वो कैसे हैंडल होगा। तो एक एक करके हम इन सब चीज़ों को समझते हैं।